गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 क्या कहती है? सेक्शन 8 एक्सप्लेन्ड। आज का हमारा वीडियो का टाइटल यही है, सेक्शन 8 एक्सप्लेन्ड विथ गोत्रज बंधु एकोदर रक्त। 5 नवंबर 2024 को मैंने सर एक वीडियो अपलोड किया इस पे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 क्या है। लेकिन उसमें जो मैंने जानकारी दी है उससे अतिरिक्त हटके आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें जो एकोदर रक्त है और गोत्रज है और बंधु है, इनकी परिभाषा को भी हम सरल उदाहरण के साथ हम समझेंगे सर। उसका कारण क्या है कि ये परिभाषा जो बुक में दी गई है उसमें गोत्रज और बंधु और एकोदर रक्त शब्द इस्तेमाल किया गया है, और जब हम बुक को उठाकर पढ़ते हैं तब हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर एकोदर रक्त का मतलब क्या होता है, गोत्रज का मतलब क्या होता है और बंधु का मतलब क्या होता है। इसलिए आज के वीडियो में हम इनको सरल परिभाषा के उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा, जो मैंने ई बुक पीडीएफ में आपके लिए तैयार करके रखी है। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आज के इस वीडियो में हम जो गोत्रज, जो धारा 3 का, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 का में गोत्रज की परिभाषा दी गई है, 3 गा में बंधु की परिभाषा दी गई है, और एकोदर रक्त जो है ये जो अनुसूची 2 है, मतलब अनुसूची क्या होती है सर? क्लास सेकंड ऑफ द शेड्यूल इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, क्लास सेकंड ऑफ द शेड्यूल। मतलब अनुसूची 2 में वारिसों की लिस्ट दी गई है, उनके नाम दिए गए हैं कि अनुसूची 2 में कौन कौन से वारिस शामिल होते हैं। इसी प्रकार से क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल, इसको अनुसूची 1 कहा जाता है, और इसमें उन वारिसों के नाम की लिस्ट दी गई है जो अनुसूची 1 में शामिल होते हैं। इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और इनको भी हम पूरे विस्तार के साथ आज के वीडियो में समझेंगे। और इसी प्रकार से धारा 8 को अगर हम देखेंगे सर, तो हमें क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल, क्लास सेकंड ऑफ द शेड्यूल और सेक्शन 10, 11, 12 और 13, इन सबको कहीं ना कहीं एक साथ मिलाकर हमें सर देखना होगा। कारण क्या है? क्योंकि जो धारा 8 में जो डेफिनेशन दी गई है उसमें अनुसूची 1 शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, गोत्र शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, बंधु शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, और वर्ग 2 के अंत में एकोदर रक्त शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। और ये कहीं ना कहीं धारा एक दूसरे से संबंधित इस प्रकार है, क्योंकि धारा 8 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं उसमें बताया गया है कि जो है कि निर्वसति मरने वाला कोई हिंदू पुरुष, उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किस प्रकार से अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों में जो लिस्ट दी गई उनको जाएगी, और किस दशा में जो क्लास सेकंड ऑफ द शेड्यूल है जिसको हम अनुसूची 2 कहते हैं उनके वारिसों को किस दशा में जाएगी, और गोत्रज को किस हालात में जाएगी, और बंधु को किस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी बंटवारे में दी जाएगी, उत्तराधिकार में प्राप्त होगी। तो इसलिए आज का ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही खास वीडियो है। इन सभी टॉपिकों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारा वीडियो का मुख्य टाइटल है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 क्या कहती है, उसमें बुक में से मैं परिभाषा वर्ड टू वर्ड शॉर्ट में सर आपको पढ़ के मैं समझा रहा हूं, और पूरी डिटेल में आगे की आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से जानकारी दूंगा, क्योंकि उसमें से मैंने आपके लिए सरल उदाहरणों के साथ डिटेल में आपके लिए समझा के पूरी ई बुक पीडीएफ तैयार किया है, और उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे दे दी गई है। अब हम देखते हैं सर इसमें धारा 8 को, पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूं सर आपको इंग्लिश में। The property of a male Hindu dying estate shall devolve according to the provision of the chapter। क्या मतलब हुआ सर इसका? कि यदि कोई हिंदू पुरुष निर्वसियती मरता है, यहां आपको सर ध्यान रखना है, वसियत लिख के अगर कोई हिंदू पुरुष की मृत्यु होती है तो वसियत में उसने उसकी संपत्ति जिन जिन लोगों को दी है उत्तराधिकार में वो संपत्ति उसी प्रकार से उन लोगों को प्राप्त होगी। वहां पर ये धारा अप्लाई नहीं होगी, ना धारा 8 अप्लाई होगी, ना धारा 15। धारा 15 में हिंदू नारी यदि निर्वसियती मर जाती है तो उसकी संपत्ति किस प्रकार से उसके वारिसों को दी जाएगी इसका उल्लेख किया गया है। और धारा 10 में वो बताया गया है कि किसको कितनी मात्रा में मिलेगी। जो अनुसूची वर्ग 1 है उसमें जो वारिस हैं
और जो धारा 8 में जो बताया गया है उसमें तो उसमें कितनी मात्रा में किसको मिलेगी, और इसी प्रकार से 11 में अनुसूची 2 के संबंध में बताया गया है कि उसमें किसको, जो लिस्ट में लोगों के नाम दिए गए हैं तो उन लोगों में से किसको कितनी संपत्ति कितनी मात्रा में प्राप्त होगी, राशि है, नगद है या संपत्ति है, जो भी है वो कितनी मात्रा में वो प्राप्त होगी, इसके बारे में वो उसका पूरा डेफिनेशन दी गई है। अभी मैं आगे बढ़ने से पहले आपको जो बुक में डेफिनेशन है इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट अपॉन द हियर्स बीइंग द रिलेटिव्स स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले ये उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं उनको जाएगी। कब जाएगी सर? जब वसीयत लिखे बगैर किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसकी संपत्ति सबसे पहले अनुसूची 1 की लिस्ट में जिन वारिसों का नाम दिया गया है उनको जाएगी। अभी मैं आपको वीडियो के आगे अनुसूची 1 में उन सभी वारिसों के लिस्ट में जिनके नाम दिए गए उनके नाम भी मैं पढ़ के बताऊंगा, और आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप किस अनुसूची की लिस्ट में आपका नाम आता है आप कापी में उसको नोट कर लें, ताकि आपको पता लग पाएगा कि आप किस अनुसूची मतलब किस शेड्यूल में आते हैं, क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल में आते हैं आप या क्लास सेकंड ऑफ द शेड्यूल में आपका नाम आता है। उसी के बाद फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितनी संपत्ति कितनी मात्रा में किस प्रकार से मिलेगी। इस पे क्लास 1 हियर्स को संपत्ति कितनी मिलेगी, क्लास सेकंड को किस प्रकार से प्राप्त होगी, इस पे मैं स्पेशल वीडियो सर मेरे चैनल पर बना चुका हूं। उसकी ई बुक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है, आप डिटेल में उनमें देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा नियम के साथ एक एक उत्तराधिकारी को कितना संपत्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी सरल उदाहरणों के साथ मैंने समझाया है। वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है और ई बुक भी अपलोडेड है, जो मैंने अभी जस्ट वीडियो अपलोड किए 8-10 दिन के अंदर। उनकी लिस्ट भी मैं वीडियो के अंत में आपको पढ़ के बताऊंगा, ताकि आपको इस वीडियो में पता चल सके कि हाँ ये इसी से संबंधित वीडियो है। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें भी एक तो सर क्लियर हो गया आपका कि प्रथमता उन वारिसों को, कौन से वारिसों को, क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल, अनुसूची 1 की लिस्ट में जिन वारिसों के नाम दिए गए हैं सबसे पहले उनको प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति ये बनती है इसमें कि सेकंडली if there is no heir of class first then upon the heirs being the relatives specified in class second of the schedule। कहने का मतलब यह हुआ कि जब वर्ग 1 में कोई वारिस ना हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची वर्ग 2 में निर्दिष्ट हैं संबंधी उनको दी जाएगी। मतलब जो लिस्ट अनुसूची 2 है उस लिस्ट में जिन जिन वारिसों के नाम दिए गए हैं, जब कोई वर्ग 1 में वारिस नहीं होंगे तब यह अनुसूची 2 में दी जाएगी। ये दूसरी कंडीशन हो गई। कुल 4 कंडीशन है सर। अब दूसरी के बाद अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं इसमें। थर्डली इफ देयर इज नो हियर ऑफ एनी ऑफ द 2 क्लासेस देन अपॉन द एजेंट्स ऑफ द डिसीज्ड एंड। कहने का मतलब यह हुआ कि तृतीयता यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस ना हो तो मृतक के गोत्रजों को जाएगी। आप इस बात को समझ लें कि यदि क्लास 1 जो सूची है अनुसूची 1 है वो नहीं है कोई भी तो 2 में जाएगी, 2 में कोई नहीं है तब गोत्रज में जाएगी। गोत्रज शब्द आ चुका है सर। आप मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में जो आपको बता रहा था, एकोदर रक्त का भी मैं बता रहा था। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि एकोदर रक्त मतलब जिसकी माँ एक है लेकिन पिता अलग अलग है। अब आप इसको कैसे समझेंगे कि माँ तो एक हो गई और 2 पिता हो गए भला? तो ये जैसे किसी महिला की शादी हुई और उसको उससे एक बेटा या एक बेटी प्राप्त उत्पन्न हो गई। अब जिससे शादी हुई थी उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उन महिला के द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है। तो दूसरी शादी जो की जाती है तो उनसे भी उनकी संतान हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में माँ तो एक ही है लेकिन उन एक ही माँ से 2 संतान पैदा हो गई। तो इस प्रकार से वो जो एकोदर रक्त में आता है उस एकोदर रक्त में बताया कि जिसकी माँ एक है लेकिन पिता अलग अलग हैं, उसे एकोदर रक्त कहा गया। ये अभी आपको आगे आएगा सर। अनुसूची जो वर्ग 2 है जो क्लास सेकंड ऑफ द शेड्यूल है उसके वारिसों की जो लिस्ट दी गई है उसके अंत में स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है। वहां आपको ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई है वहीं आपको समझने में मदद मिलेगी। वो गोत्रज जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 का में बताया गया है कि केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों। और धारा 3 गा में बताया गया है गोत्रज में कि केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से जुड़े ना हो
वो बंधु में आ जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं सर। अभी जो डेफिनेशन बात कर रहे हैं हम, तृतीयता यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस ना हो तो मृतक के गोत्रज हो जाएगी। इसके बाद डी आता है सर, लास्टली, इफ देयर इज नो एजेंट अपॉन द कॉन्जिटेंट ऑफ द डिसीज्ड। अंततः यदि कोई गोत्रज ना हो तो मृतक के बंधुओं को। तो ये चीज सर आपके सामने स्पष्ट हो गई। धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, बड़ी छोटी, सरल और आसान सी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन इसको समझना थोड़ा एक मामला अलग हो जाता है। क्योंकि जब हम इस धारा को पढ़ते हैं तो हमारे सामने अनुसूची 1, अनुसूची 2, गोत्रज, बंधु, एकोदर, रक्त, ये सभी चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं। तो खाली इस धारा को पढ़ने से ही हम इस धारा को नहीं समझ सकते जब तक हम शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, गोत्रज, बंधु, एकोदर, रक्त को भी ना समझें। तो उसी को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ी सरल और आसान भाषा में ई बुक पीडीएफ तैयार किया है, जैसा कि मैं हर वीडियो में तैयार करता हूं। और उसी में से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा, जहां आपको बड़े सरल अंदाज में और बड़े ही सरल तरीके से आपको समझ में ये बातें आ जाएंगी और आप घर बैठे आप उस संपत्ति में आपका बंटवारा निकाल सकते हैं। तो आइए सर हम चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं, हम धारा 8 की बात कर रहे हैं सर। धारा 15 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या कहती है, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 क्या कहती है, इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। दोनों वीडियो की ई बुक और पीडीएफ उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। आइए सर हम बढ़ते हैं, लेट्स गो सर। शुरुआत मुख्य मुद्दे से, और उसके बाद फिर मैं आपको ई बुक का पूरा परिचय भी करा दूंगा सर। शुरुआत मुख्य मुद्दा क्या है हमारा, ये आप ई बुक देख रहे हैं सर। ये ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही मैं जानकारी दे रहा हूं। जानकारी देने का मकसद मेरा यही है ताकि आप इसमें क्या लिखा हुआ है इससे भली भांति परिचित हो लें, और इसको देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको परचेस करें। आइए सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 क्या कहती है, सेक्शन 8 एक्सप्लेन विद गोत्रज, बंधु एंड एकोदर, रक्त। इसमें जो आगे बताया गया है, सबसे पहले तो सर जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन इसमें वही मैंने लिखी है, वर्ड टू वर्ड जो बुक में डेफिनेशन दी गई थी वो मैंने ई बुक के अंदर भी टाइप की हुई है। प्रथमता उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में है। द्वितीयता यदि वर्ग 1 के वारिस ना हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची 2 के वर्ग में है। तृतीयता यदि दोनों वर्गों में से किसी का कोई वारिस ना हो तो मृतक के गोत्रजों को, और अंततः यदि कोई गोत्रज ना हो तो मृतक के बंधुओं को ये संपत्ति जाएगी। किसकी संपत्ति जाएगी सर, जो हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर गया है, निर्वसियती जिसकी मृत्यु हो गई है, वसीयत लिख दी तो ये धारा अप्लाई नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है उनको समझे बगैर, अनुसूची 1, अनुसूची 2, गोत्रज और एकोदरक्त को, परिभाषाओं को समझे बगैर आप इस धारा को सर समझ ही नहीं सकते कि आखिर ये धारा का मतलब क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको अनुसूची 1 से भी परिचित कराऊंगा और धारा 10 से भी, क्योंकि जो 8 में जो अनुसूचियां दी गई हैं वर्ग 1 के वारिसों की, तो उसमें जो संपत्ति डिवाइड की जाएगी वो उससे संबंधित ये धारा 10 इसमें है सर। और धारा 10 में जो बताया गया है कि अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति का वितरण किस प्रकार से होगा। 11 में अनुसूची के वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति का वितरण कैसे होगा। और धारा 12 में गोत्रज और बंधुओं में उत्तराधिकार के क्रम के बारे में बताया गया है। और धारा 13 में डिग्रियों की संगणना के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम जो है कि सर धारा जो 10 से रिलेटेड है अनुसूची 1 उसको हम देख लेते हैं। तो मैं आपको इसमें सर बताने जा रहा हूं अनुसूची, जिससे आपको पता लग सकता है कि आखिर आपका मुकाम क्या है। आप आपकी इसमें नोट कर लें, क्योंकि धारा 8 को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुसूचियों को समझना और धारा 10 को समझना, धारा 11 को समझना। अब आप सबसे पहला ये जो लिस्ट है सर, इस लिस्ट में उन लोगों के नाम दिए गए हैं जो वर्ग 1 के वारिस हैं। जो धारा 8 में बताया गया है कि यदि ये लोग नहीं होंगे तब वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति जाएगी। अब मैं इसको 2 मिनट का समय लगेगा, मैं पढ़ देता हूं। आपका मुकाम क्या है, आप अनुसूची वर्ग 1 की लिस्ट में आते हैं कि अनुसूची वर्ग 2 की लिस्ट में आते हैं कि गोत्रज की लिस्ट में आते हैं कि बंधु की लिस्ट में आते हैं, ये आप डिसाइड कर लीजिए।
क्योंकि यदि आप ये डिसाइड नहीं कर पाए तो आप कभी भी आपकी संपत्ति का में आपका क्या हिस्सा होगा ये आप जान ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो को यदि आपने ध्यान से देख लिया, सुन लिया और समझ लिया तो आप घर बैठे ही जान लेंगे कि आखिर आपका मुकाम क्या है। जो मरने वाला व्यक्ति है उसकी संपत्ति आप कितनी मात्रा में और कैसे प्राप्त होगी, ये इन अनुसूचियों पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं सर आपको वर्ग एक के वारिसों की लिस्ट में जो नाम दिए गए वो पढ़ने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक है, एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा बुक में से भी इसको थोड़ा सा टेली कर लूं क्योंकि इसमें नाम दिए गए हैं। जी हाँ सर, इसमें जो नाम दिए गए हैं मैंने बुक में से ही लिखे हैं। वैसे तो मैंने सर बुक में से ही लिखे हैं, सेम टू सेम टाइप किए हुए। मैं पढ़ देता हूँ। मरने वाले का नंबर एक है, वर्ग एक की वारिसों की लिस्ट पढ़ रहा हूँ सर। यदि उसका पुत्र है, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री और पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पुत्र की विधवा। इसी प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है कि पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र और पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री और पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री और पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। तो ये इस लिस्ट में सर नाम दिए गए हैं। यदि आप इसमें आते हैं तो धारा 8 के तहत जो भी पुरुष निर्वसिती मृत्यु को जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले इन्हीं वारिसों की लिस्ट में दी जाएगी जो मैंने नाम पढ़ के बताएं। यदि ये लोग नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो जो है कि अनुसूची के वर्ग 2 में जाएगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास सेकंड ऑफ द शेड्यूल। वो अब मैं पढ़ के बता रहा हूं कि यदि ये क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल की जो लिस्ट में लोगों के नाम दिए गए ये कोई भी नहीं है जीवित, तब क्लास सेकंड ऑफ शेड्यूल में जाएगी। क्लास सेकंड ऑफ शेड्यूल में कौन लोग हैं? नंबर एक है पिता, नंबर एक में पिता आ गया सर। और दो में है, दो में चार लोग हैं, पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री और भाई और बहन। और तीसरे में भी कुल चार लोग हैं, पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पुत्र और पुत्री की पुत्री की पुत्री। नंबर चार में भी चार हैं सर, इसमें भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन की पुत्री। पांचवें में पिता का पिता, पिता की माता। छठे में पिता की विधवा, भाई की विधवा। सातवें में पिता का भाई, पिता की बहन। आठवें में माता का पिता, माता की माता। नवे में माता का भाई, माता की बहन। इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है इसमें कि इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदर रक्त के हो। तो यहां पर एकोदर रक्त शब्द आ चुका है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। इसमें सर जो शब्द आया है ये कुछ शब्द ऐसे हैं कि एक बार में हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाता, तो वो भी मैंने इस ई बुक पीडीएफ में एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। इसको बनाने का मकसद यही है, इसका सरलीकरण करना। जितना सरल इसको बना दिया जाए और जितना सरलता से आप इस सब्जेक्ट को समझ सकें, तभी इसको आप आपके जीवन में उपयोग कर पाएंगे। वरना यदि आप इसको समझ नहीं पाए तो आप इस धारा का उपयोग आपके जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ऑल इंडिया के हर एक भारतीय नागरिक को ये चीज आसानी से समझ में आ जाए, ताकि उसके परिवार में जो विवाद हैं वो घर बैठ के आसानी से सुलझा सके। आगे बढ़ते हैं सर हम इसमें कि पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, इसका क्या मतलब हुआ मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने जो लिस्ट अभी पढ़ी है, दोनों लिस्टें जो पढ़ी हैं उसमें ये शब्द का उल्लेख हुआ है कि पूर्व मृत, पूर्व मृत मतलब पहले मरने वाले पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र का अर्थ है मृतक का पोते का पुत्र, जो मरने वाला है उसके पोते का पुत्र, ये इसका मतलब हुआ सर। यानी कि परपोता, ग्रैंड ग्रेट ग्रैंडसन, जो मृत पुत्र की वंशावली से है। अब इसमें सर जो कुछ कानूनी प्रावधान है उस पर भी चर्चा कर लें। अब सीरियल वाइज में बढ़ता जा रहा हूं, आगे गोत्रज, बंधु, एकोदर रक्त, उनकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। इसमें जो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सर धारा 10 में ये बता दूं कि किसको कितनी संपत्ति कितनी मात्रा में प्राप्त होगी।
ये धारा 10 में बताया गया अनुसूची 1 में। यदि आपका नाम अनुसूची फर्स्ट की लिस्ट में आता है तो धारा 10 के तहत आप संपत्ति प्राप्त करेंगे कि कितनी मात्रा में। वैसे तो सभी को बराबर ही प्राप्त होती है, लेकिन कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं जो मैं उसमें आपको बता दूंगा। और इसी प्रकार से यदि आप जो है कि शेड्यूल सेकंड में अनुसूची के वर्ग 2 में आपका नाम आता है तो धारा 11 के तहत आपको संपत्ति कितनी मात्रा में मिलेगी बताया गया है। तो इसमें मैं आगे बढ़ता हूं सर, और आगे बढ़ने के साथ ही इसमें जो सामान्य नियम दिए गए हैं उन नियमों को बताने से पहले सर मैं आपको लिस्ट ही बता देता हूं। खाली लिस्ट में नियम पढ़ के बता देता हूं, उसका एक्सप्लेन मैं आगे कर दूंगा। ये आ चुकी है सर हमारी धारा 10। ये शार्ट में पढ़ देता हूं सर। निर्वसियती की विधवा को यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। कुल 4 नियम इसमें दिए गए हैं, तो सभी विधवा एक हिस्सा प्राप्त करेंगी। दूसरे में निर्वसियती के उत्तरजीवी मतलब जो जीवित हैं, पुत्र और पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा। तीसरा है निर्वसियती के हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। और चौथा नियम है कि नियम 3 में निर्दिष्ट अंश का जो वितरण का तरीका इसमें बताया गया है, इस थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं सर मैं। ये नंबर 1 2 नियम दिए हैं इसमें कि जो पहले मर चुका है पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच, इनमें ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को यह सब विधवाओं को मिलाकर और जो भी जीवित पुत्र और पुत्री हैं उन सबको बराबर भाग प्राप्त हो, और उसके जो पहले मर चुके पुत्रों की शाखा को वही भाग प्राप्त हो। और इसमें 2 में बताया है कि जो पहले पुत्री मर चुकी है कि उसकी शाखा में के जितने भी वारिस हैं उनके बीच में ऐसा किया जाएगा कि जो भी जीवित हैं पुत्र और पुत्री सबको बराबर भाग प्राप्त हो। और शेड्यूल 2 में है सर इसका जो वर्ग 2 की लिस्ट में जिन लोगों के नाम आएंगे, तो उसमें जो इसमें बताया गया है कि अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में निर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसियती की संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले, सबको बराबर मिले। और वो 10 में फर्स्ट लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं वो उसमें उस प्रकार से प्राप्त करेंगे। 12 में गोत्रज और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम, 13 में डिग्रियों की संगणना, 14 में हिंदू नारी की संपत्ति उसका आत्यांतिक और संपत्ति क्या होगी इसके बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। ये शेड्यूल तो मैंने आपको बड़ा बता दिया है, ये पूरी मैंने ई बुक के अंदर से लिस्ट टाइप कर दी है वर्ग 1 और 2 की। अब सर हम थोड़ा सा सरल उदाहरणों से भी समझ लेते हैं इसको, क्योंकि उदाहरण क्या है कि हमको समझने में आसानी देते हैं। हम सीधा उदाहरण पे आता हूं मैं, सरल उदाहरण से। उदाहरण नंबर 1 है, धारा 8 का उदाहरण है सर ये, कि रमेश की मृत्यु हो गई, पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी उसके द्वारा छोड़ी गई। क्लास फर्स्ट मतलब क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल के लोग मौजूद हैं, तो वारिस मौजूद हैं, तो तीनों में बराबर बांटी जाएगी 1/3 1/3 1/3। पत्नी को 1/3, बेटे को 1/3 और बेटी को 1/3 हिस्सा मिलेगा। ये एक उदाहरण हो गया सर। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। ये आप सर ध्यान से सुनते जाइए ताकि आपको समझ में आ जाएगी बात। मोहन की मृत्यु होती है, ये कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर यदि मर जाता है तब उसकी संपत्ति पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। 2 अनुसूचियां हैं, अनुसूची वर्ग 1 और अनुसूची वर्ग 2। पहले अनुसूची वर्ग 1 के वारिसों को प्राथमिकता दी जाएगी, यदि ये लोग नहीं होंगे तब अनुसूची के वर्ग 2 पर नंबर आएगा, यदि ये भी नहीं होगा तब गोत्रज और वो भी नहीं होगा तो बंधु। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि मोहन की मृत्यु होती है, उसकी कोई पत्नी या संतान नहीं है, केवल माता और पिता है। माता क्लास फर्स्ट में आती है, पिता क्लास सेकंड में। ये सर मैं लिस्ट लेके बैठा हुआ हूँ, ये आपको भी बता दूं मैं। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिया हुआ है इसमें, और अंत में लिस्ट भी दी गई है। अब ये हम बात कर रहे हैं इसमें, मैं लिस्ट में से भी मिलाकर बताता जा रहा हूँ किताब में से। ये जो हमारा उदाहरण है कि मोहन की मृत्यु होती है वसीयत लिखे बगैर, उसकी कोई पत्नी या संतान नहीं, केवल माता और पिता है। तो सर इसमें माता तो वर्ग 1 की अनुसूची में और पिता वर्ग 2 की अनुसूची में, इसलिए पूरी संपत्ति माता को जाएगी, क्योंकि वर्ग 1 में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान इस कानून में दिया गया है। क्योंकि क्लास फर्स्ट वारिस होने पर क्लास सेकंड का अधिकार समाप्त हो जाता है, यदि ये नहीं होते तब क्लास सेकंड का नंबर आता है। ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया सर। तीसरा उदाहरण हम देख लेते हैं इसमें। ये भी काफी बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है कि गोपाल की मृत्यु होती है, कोई क्लास फर्स्ट वारिस नहीं है। क्लास फर्स्ट वारिस मतलब जिन लिस्ट में जिन लोगों के नाम मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में आपको पढ़कर बताए थे उनमें से कोई भी नहीं है, तब वर्ग 2 पे नंबर आएगा। दोनों क्लास सेकंड में आते हैं। गोपाल की मृत्यु होती है, केवल भाई और बहन है। अब भाई और बहन सर जो है
ये आता है वर्ग 2 की अनुसूची का जो सेकंड भाग है उसमें तीसरे और चौथे नंबर पे आता है। ये बुक में दिया हुआ, उसमें से मैंने आपको बताया। तो इसी स्थिति में संपत्ति भाई और बहन में बराबर बांटी जाएगी। उदाहरण नंबर 4 सर हम देख लेते हैं। मैं बुक में से भी सर आपको मिलान करके बताता जा रहा हूं ताकि कंफर्मेशन कंफर्म होती चले। यदि किसी पुरुष का ना तो क्लास फर्स्ट ना क्लास सेकंड वारिस है, केवल उसका चाचा का बेटा है, तो वह गोत्रज माना जाएगा और संपत्ति उसे मिलेगी। यदि वह भी ना हो तो बंधु कॉन्ग्नेट को यानी माता की ओर के संबंधी जैसे मामा का बेटा संपत्ति के अधिकारी होंगे। इनकी डेफिनेशन सर मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। अब ये आप जो लिस्ट दी गई उसी के आधार पर आप देख लें। इसमें वर्ग 2 है। अब इसमें सर जो बताया गया है कि चाचा का बेटा, तो चाचा का बेटा तो वह गोत्रज में सर माना जाएगा, क्योंकि ये इस लिस्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चाचा का बेटा। वर्ग 2 की अनुसूची में भी कहीं शब्द नहीं है सर चाचा का बेटा, और ना ही अनुसूची 1 में कहीं शब्द दिया गया है चाचा का बेटा। तो ये सीधा सर गोत्रज पे जाएगा। इसी प्रकार से धारा 10 के वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति का वितरण, इसको भी कुछ उदाहरणों से देख लेते हैं सर हम। नियम तो सर मैंने आपको बता दिए अभी ऊपर से पढ़ के। अब मैं आपको सीधे सरल उदाहरणों को लेकर आ जाता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। धारा 10 के अनुसार धारा 8 पे चर्चा कर रहे हैं सर हमें। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की आप ध्यान रखिएगा। महेश की मृत्यु होती है, पत्नी, एक जीवित पुत्र, एक जीवित पुत्री, एक पूर्व मृत पुत्र जिसकी पत्नी और एक पुत्र जीवित हो। अब विभाजन किस प्रकार होगा? अब हमें इसमें देखना होगा कि जो लोग हैं क्लास फर्स्ट में आते हैं क्लास सेकंड में। क्लास फर्स्ट में पत्नी, जीवित पुत्र और जीवित पुत्री और मृत पुत्र की शाखा में कुल 4 हैं, इसलिए प्रत्येक को 1/4 हिस्सा मिलेगा। अब सर मैं इसको वर्ग 1 की लिस्ट में मिला देता हूं कि पत्नी जो है ये आप देख लें, बुक में जो दी गई है डेफिनेशन में लेके बैठा हूं मिलाने के लिए। उदाहरण से मिलान करके मैं आपको बता रहा हूं। पत्नी मतलब जो मरने वाला व्यक्ति है वो उसकी पत्नी, मतलब वो अब विधवा कहलाएगी, तो इसमें विधवा में वर्ग 1 में लिखा हुआ है। एक जीवित पुत्र, इसमें वर्ग 1 में दिया हुआ अनुसूची में। जीवित पुत्री और पूर्व मृत पुत्र जिसकी पत्नी और एक पुत्र जीवित है, पूर्व मृत पुत्र। इसमें जो है पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री का पुत्र और पूर्व मृत पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, ये इसमें दिया हुआ है सर। पूर्व मृत पुत्र की विधवा आ गई इसमें। पूर्व मृत पुत्र जिसकी पत्नी, मतलब वो उसकी विधवा कहलाएगी। और एक पुत्र मतलब पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत, ये एक मिनट सर, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, ये भी सर इस लिस्ट में दिया हुआ है। तो ये भी सर वर्ग 1 की अनुसूची में सभी लोग माने जाएंगे और 1/4 बराबर हिस्सा माने इनको प्राप्त होगा। अब इसलिए प्रत्येक को 1/4 अंश मिलेगा और मृत पुत्र की शाखा का 1/4 अंश उसकी पत्नी 1/3 और पुत्र 2/3 में बांटा जाएगा। इसी प्रकार से अब धारा 11 को भी समझ लेते हैं हम। यदि क्लास फर्स्ट वारिस ना हो तब क्लास सेकंड पे जाएगी वर्ग की अनुसूची 2 पे। वर्ग की अनुसूची 2 क्या है? इसमें जिन वारिसों की लिस्ट दी गई है उनके नाम में वीडियो के प्रारंभ में आपको पढ़ के बता चुका हूं और ई बुक के अंदर वो प्रिंटेड भी किया हुआ है, मैंने टाइप किया हुआ है सर उसमें। उदाहरण के लिए यदि भाई 3-4 प्रविष्टि जीवित है तो उसकी प्रविष्टि लिखे अन्य को बराबर हिस्सा मिलेगा, अगली प्रविष्टियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये इसमें बताया गया है। 12 में गोत्रज और बंधुओं के उत्तराधिकार का क्रम दिया हुआ है। 14 में हिंदू स्त्री की संपत्ति उसकी पूर्ण स्वामी होती है। खंडप्पा विरुद्ध मेघडम विरुद्ध हीरा बाई खंडप्पा मेघडम AIR 1978 AC 1239। इसमें धारा 6 पे बताया गया है सर कुछ कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण की व्याख्या को पुष्ट किया है कि जो महिला उत्तराधिकार के हिस्से का निर्धारण करने के लिए काल्पनिक विभाजन की एक वैकल्पिक कल्पना प्रदान करता है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। एक और ऐतिहासिक फैसला, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स विरुद्ध चंदर सेन AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 1753। धारा 8 के अंतर्गत पुत्र को जो संपत्ति पिता की मृत्यु पर मिलती है वह हुफ मतलब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी। प्रॉपर्टी डिवॉल्विंग ऑन अ सन अंडर सेक्शन 8 इन हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नॉट एंस्ट्रल। पैतृक संपत्ति पे भी सर मैंने काफी वीडियो बनाए हैं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। पैतृक संपत्ति क्या होती है, क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है, क्या पिता किसी एक बच्चे को सारी पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है। ऐसे बहुत से टॉपिकों पर एस्ट्रल प्रॉपर्टी पर मैं वीडियो बना चुका हूं।
ई बुक भी लिखी, मैं लिख चुका हूँ उनकी, उनके पीडीएफ भी उन्हीं वीडियो के नीचे मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं मेरे चैनल पर। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें संपत्ति का उत्तराधिकार क्रम, ये इसमें मैंने नोट लगा दिया सर। वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों की सूची ई बुक के प्रारंभ में दी गई, कृपया उसे देखें, जो मैंने अभी आपको ई बुक के प्रारंभ में वीडियो शुरू करते समय ही पढ़कर बताई थी। अब आते हैं सर हम एकोदर रक्त, यूट्रिन ब्लड का क्या मतलब होता है, ये हम मुद्दे की बात पे आ गए हैं सर। इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदर रक्त यूट्रिन ब्लड के हों। अर्थ इसका जो मतलब हुआ वो सरल तरीके से ये हुआ कि इसका स्पष्टीकरण ये कहता है कि जब भाई या बहन शब्द का उपयोग इस अधिनियम में किया गया है तो वह सगे भाई बहन फुल ब्लड या अर्ध रक्त हाफ ब्लड भाई बहन को तो शामिल करता है। किसको करता है सर? सगे भाई बहन फुल ब्लड रक्त या अर्ध रक्त भाई बहन को तो शामिल करता है, लेकिन केवल एकोदर रक्त यूट्रिन ब्लड वाले भाई बहन को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि एकोदर रक्त का मतलब क्या होता है। एकोदर रक्त का मतलब ये होता है कि जिनकी माता मदर एक है लेकिन पिता अलग अलग है, वो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। ऐसे भाई बहन को यूट्रेन ब्रदर एंड यूट्रेन सिस्टर कहा जाता है। अर्ध रक्त और पूर्ण रक्त का मतलब क्या है सर? तो पूर्ण रक्त का मतलब समान समान दोनों एक ही माँ बाप से तो वारिस के रूप में बिल्कुल माने जाएंगे। अर्ध रक्त मतलब समान पिता समान माँ अलग, और पिता में पिता समान और माँ अलग। तो उदाहरण है कि एक ही पिता से लेकिन माँ अलग है तो वारिसों के रूप में इनको मान्य किया जाएगा। एकोदर रक्त में माँ समान पिता अलग, माँ समान पिता अलग, एक ही माँ से लेकिन पिता अलग, इनको वारिसों में शामिल नहीं माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे देख लें सर, राम के दो बेटे मोहन और सोहन, दोनों की माँ और पिता एक हैं। यह पूर्ण रक्त फुल ब्लड भाई हैं। अगर राम की मृत्यु होती है तो सोहन मोहन का कानूनी वारिस होगा। उदाहरण 2 देख लेते हैं कि राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सीता ने पुनः विवाह कर लिया और एक पुत्री रवि हुआ उससे। अब मोहन और रवि की माँ एक ही है सीता, लेकिन पिता इनके अलग अलग हो गए। यह एकोदर रक्त के भाई हैं, तो स्पष्टीकरण के अनुसार रवि मोहन का वारिस नहीं होगा क्योंकि वह केवल एकोदर रक्त का उसका भाई है। उदाहरण नंबर 3 है कि राम के दो पुत्र हैं, मोहन पहली पत्नी से, सोहन दूसरी पत्नी से। दोनों के पिता एक ही राम है लेकिन माताएं अलग अलग हैं। यह अर्ध रक्त भाई हैं, ऐसे भाई वारिस माने जाते हैं क्योंकि उनका पिता एक ही है। संबंधित धाराएं सर, धारा 3F वो एग्नेट और कॉग्नेट की परिभाषा देती है और इसमें स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। अब हम ये तो सर हमारा हो गया एकोदर रक्त की डेफिनेशन, जो मेरे को लगता है कि आप लोगों की समझ में बड़ी आसानी से आ चुकी है। अब हम आते हैं गोत्रज पे, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की परिभाषा में बताया गया है कि जब वर्ग 1 के वारिस नहीं हो तो वर्ग 2 के वारिसों को संपत्ति प्राप्त होगी, वर्ग 2 के वारिस नहीं हो तब संपत्ति जाएगी गोत्रज में, गोत्रज में नहीं हो तो बंधुओं में जाएगी। तो गोत्रज किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 का में दी गई है। इसमें जो बताया गया है कि गोत्रज एक व्यक्ति से दूसरे का गोत्रज कहा जाता है। कब कहा जाता है? यदि वे दोनों केवल पुरुष के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हों। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। धारा 3 गा में बंधु, ये भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो बंधु किसे कहा जाता है? कि एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है यदि वे दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। ये बंधु की डेफिनेशन हो गई। तो इसमें जो परिभाषा है उसको जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि गोत्रज वे संबंधी जिनका रिश्ता केवल पुरुष पीढ़ी के माध्यम से चलता है, पुरुष पीढ़ी के माध्यम से चलता है, मतलब बीच में कोई महिला नहीं आती है, वंश पिता की लाइन से चलता है। उदाहरण मान लीजिए कि राम नाम के व्यक्ति की मृत्यु होती है, राम का एक बेटा है मोहन, मोहन का बेटा है सोहन, सोहन का बेटा है गौरव। यह सभी राम मोहन सोहन गौरव केवल पुरुषों की कड़ी से जुड़े हैं, इसलिए गौरव राम का गोत्रज कहलाएगा। ये गोत्रज की डेफिनेशन हो गई सर। उदाहरण 2 देख लेते हैं। राम का भाई है श्याम, श्याम का बेटा है विक्रम, तो विक्रम भी राम का गोत्रज है क्योंकि उनका संबंध पुरुषों के माध्यम से राम के पिता श्याम और फिर विक्रम बनता है। उदाहरण 3 देख लेते हैं हम सर। राम की बेटी सीमा है और सीमा का बेटा है रवि। अब ध्यान दीजिए कि राम सीमा स्त्री जो है रवि, यहां बीच में एक स्त्री सीमा आ गई है, इसलिए रवि राम का गोत्रज नहीं बल्कि बंधु कहलाएगा क्योंकि संबंध महिला के माध्यम से बना हुआ है। धारा 3 गा और जो बंधु हैं
बंधु वह व्यक्ति है जो किसी से रक्त या दत्तक के संबंध में जुड़ा हो, लेकिन यह संबंध केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं है, यानी बीच में स्त्री भी शामिल हो सकती है। सरल भाषा में हम इसे समझे तो बंधु में वे रिश्तेदार हैं जिनका संबंध किसी महिला की लाइन से आता है। उदाहरण के लिए नाती, बहन का बेटा, मौसी का बेटा आदि। इसको भी उदाहरण से सर हम समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है राम की बेटी सीमा। राम की बेटी सीमा का बेटा रवि। यह संबंध मां स्त्री के माध्यम से, इसलिए रवि राम का बंधु कहलाएगा। राम की बेटी सीमा का बेटा रवि। उदाहरण दूसरा है राम की बहन गीता का बेटा अजय। यह संबंध भी स्त्री गीता के माध्यम से बना है, इसलिए अजय राम का बंधु कहलाएगा। तीसरा उदाहरण है राम की मां का भाई मामा या मामा का बेटा। यह भी मात्र पक्ष फीमेल लाइन से आने वाला रिश्ता है, इसलिए यह भी बंधु है, गोत्रज नहीं है। ये सर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपको यही पता नहीं होगा कि आप गोत्रज हैं कि बंधु है, कि वर्ग 1 के वारिस में आते हैं कि वर्ग 2 के वारिस में आते हैं, जब आपको यही पता नहीं होगा तो आपको कितनी संपत्ति किस प्रकार से कितनी मात्रा में प्राप्त होगी कि ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। जब आप ये जान लेंगे कि आप वर्ग 1 की अनुसूची की लिस्ट में आते हैं कि वर्ग 2 की अनुसूची की लिस्ट में आते हैं कि गोत्रज में आते हैं कि बंधु में आते हैं, तब आप उसके बाद ही धारा 10 और 11 के तहत जो बंटवारे में संपत्ति वितरण बताया गया बराबर बराबर उस हिसाब से आप प्राप्त कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है सर इसमें। रमेश वर्मा डी एलआरएस बनाम लाजेश सक्सेना डी एलआरएस और अन्य द्वारा 24 नवंबर 2016 का है सर ये। और ये धारा 6 का प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको पढ़ के कि धारा 6 के प्रावधान वहां लागू होते हैं जब मृतक ने खुद एक बेटी को या अनुसूची के वर्ग 1 में निर्दिष्ट किसी भी महिला को जीवित छोड़ा है। इस मामले में जगन वर्मा ने अपनी पत्नी प्रभावती और बेटी लाजेश सक्सेना नामक महिला उत्तराधिकारियों को छोड़ा है। इसलिए जगन वर्मा की संपत्ति का हस्तांतरण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित था और उच्च न्यायालय ने जगन वर्मा की बेटी लाजेश सक्सेना के हिस्से को सही रूप से बढ़ा दिया था। ये इसमें बताया गया है। केस का जो सरल उदाहरण है, इसको भी एक उदाहरण से मैं समझा देता हूं कि राम की मृत्यु होती है, उसका कोई पुत्र, पुत्री, पत्नी या माता नहीं है, मतलब क्लास 1 खाली है, वर्ग 1 की अनुसूची खाली है, कोई भी नहीं है, तब वर्ग 2 का नंबर आएगा। कोई भाई बहन भी नहीं है, न वर्ग 1 का कोई वारिस है न वर्ग 2 का कोई वारिस है, तब न्यायालय देखेगा कि क्या कोई गोत्रज है पिता की लाइन में, जैसे भाई का बेटा, चाचा का पोता। यदि ये भी नहीं है तब बंधु, जैसे कि बेटी का बेटा, बहन का बेटा को संपत्ति जाएगी। बहुत ही सरल तरीके से ये समझाया गया है सर इस पीडीएफ के अंदर। निष्कर्ष है अंत में ये कि वर्ग 1 के वारिस सीधा उत्तराधिकार मिलेगा। धारा 8 की चर्चा हो रही सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। वसीयत लिखे बगैर यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति किसको प्राप्त होगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो में। नंबर 1 है निष्कर्ष में वर्ग 1 के वारिस सीधा उत्तराधिकार जाएगा। वर्ग 2 के वारिस वैकल्पिक उत्तराधिकार। तीसरा है गोत्रज, केवल पुरुष वंश से। चौथा है बंधु, स्त्री या पुरुष दोनों वंश से। ये मैंने सर आज के इस वीडियो में आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी इस टॉपिक पर प्रदान कर दी है, जो हमारा वीडियो का भी टॉपिक यही था। और अब मैं आपको इस ई बुक से भी सर परिचित करा देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सरल तरीके से परिभाषाएं मैंने आपके लिए तैयार की और आपको समझाई हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी और आप अपने आप को इतना सक्षम जरूर महसूस कर रहे होंगे कि आप खुद आपका बंटवारा आसानी से निकाल सकें। अब मैं इस ई बुक से परिचित करा देता हूं सर। यहाँ से तो प्रस्तावना चालू हो गई अध्याय 1। ये तो हमारा जो वीडियो का मुख्य टॉपिक था कि शुरुआत इसी मुद्दे से जो मैंने शुरू किया था, तो वो मुद्दा हमारा हल कर चुका हूं मैं आपका। जहां तक मुझसे बन सकता था, जहां तक मेरा नॉलेज था, आपको समझाने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए समझाने की कोशिश की है। आप सभी लोग समझदार हैं। ये अंत नहीं, एक शुरुआत है। अगर कोई डिफिकल्टी भी जाती है तो आप आपके कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइमा फेसी तो आपके दिमाग में बत्ती जली जाएगी कि आपको कितनी जमीन मिलना है, किस प्रकार से मिलना है। अदालत में भी मुकदमे अगर इस संबंध में चलते हैं तो जज साहब भी इन्हीं कानूनों के तहत उसमें फैसला दिया जाता है। इसके बाद सर अध्याय 1 प्रस्तावना चालू हो गई है। मैं अध्याय 1 से बाद में परिचित कराऊंगा पूरा अध्याय। इसमें 14 अध्याय है सर इसमें, और डिस्क्लेमर भी है और प्रस्तावना भी इसमें लिखी है। ये आप देख रहे हैं इसमें, ये हमारी ई बुक का शीर्षक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 क्या कहती है।
सेक्शन 8 एक्सप्लेन्ड विद गोत्रज बंधु एंड एकोदर रक्त। और यही हमारे वीडियो का भी सर टाइटल है। डिस्क्लेमर है सर। डिस्क्लेमर का मतलब क्या हुआ? डिस्क्लेमर का सर मतलब ये है कि ये पीडीएफ है और ये सिर्फ एक शैक्षणिक उद्देश्य से, एक जागरूकता लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। और यदि आपको ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो आप किसी भी प्रकार का कानूनी कदम उठाने से पहले आपके वकील साहब से एक बार जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और कंडीशंस अलग अलग होती है सर। तो वो कानून किस प्रकार से अप्लाई होगा वो आपको और बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। लेकिन मैंने जो जानकारी दी है इससे प्राइमा फेसी तो आप इतना समझ ही चुके होंगे कि आप जो वसीयत लिखे बगैर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो आपका नाम किस लिस्ट में आता है, वर्ग 1 की लिस्ट में आता है कि वर्ग 2 की, कि गोदरेज या बंधु में, ये आप घर बैठे पता लगा सकते हैं। यदि आप ये पता लगा लिया आपने, तब आप धारा 10 और 11 में जो बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा उस हिसाब से आप हिस्सा भी निकाल सकते हैं। क्योंकि यदि मामला अदालत तक पहुंचता है, कोर्ट में दावा लगाने की नौबत आती है, तब इस हिसाब से ही आपको आपका हिस्सा पहले निकाल के तय करना होगा और उसके बाद फिर जज साहब के सामने दावे में लिख कर ये देना होगा कि माननीय न्यायाधीश श्रीमान जज साहब, मैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत इतने हिस्से का वारिस हूं और इस वर्ग की लिस्ट में मेरा नाम आता है और ये संपत्ति मुझे नहीं दी जा रही है और अन्य वारिसों ने इस पर जबरन कब्जा कर लिया है, इस पे हड़पने की कोशिश की जा रही है, तो इस जगह को मुझे दिलाया जाए, मालिक घोषित किया जाए। तो इस प्रकार से वो दावा आपका कोर्ट में इन्हीं बेसिक लॉ के आधार पर होगा। ये बेसिक लॉ नहीं है तो फिर सर आपका कुछ भी नहीं है। बेसिक लॉ तो आपको समझना ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहाँ पे आ गए सर हम? इसमें मैं आपको बता रहा था वो जो जानकारी, हाँ, ये ई बुक से परिचय, डिस्क्लेमर हो गई सर। तो ये सर आप इसको कोर्ट कचहरी में पेश नहीं कर सकते, ये एक पीडीएफ है, आप खुद समझ लें और देख लें। और इसकी 199 रुपीज़ कीमत मेरे द्वारा रखी गई है और इसकी लिंक जिसको कहते हैं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वह MORE अंग्रेजी में लिखा दिखाई देता, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे इसी यही वीडियो, तो वो पूरी लिंक पूरी खुल जाएगी। उसमें ई बुक डाउनलोड का मैसेज दिखाई देगा, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे लिंक पे तो भुगतान का मैसेज आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज़ भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा, उस पर डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर ये पूरी ई बुक डाउनलोड हो जाएगी। वहां पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो आप फोटो कॉपी करा लें सर, ये आपके पर्सनल यूज के, सर आप अदालत में या किसी भी सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते। आप खुद समझदार हैं, एक पीडीएफ है सर, ये आप ये ध्यान रखिएगा। ये विभिन्न कानूनों का संग्रह है, इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कहता हूँ। ये संग्रह आपको एक जगह मिलना, सरल उदाहरणों के साथ मिलना, ये एक बड़ा ही मुश्किल भरा काम होगा सर। ये लेकिन मेरे पीडीएफ में आपको ये सभी चीज एक जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगी और ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का एक प्रयास है, एक कोशिश है। दावा तो सर मैं नहीं करता लेकिन कोशिश जरूर करता हूं मैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन साहब की पोएट्री आपने सुनी होगी। तो ये कोशिश, एक प्रयास है। हम आगे बढ़ते हैं कि मृत्यु के बाद संपत्ति का मालिक कौन होता है। इस पे भी सर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्रस्तावना आ गया सर और शुरुआत मुख्य मुद्दे से। इसके बाद सर इसमें विषय सूची से परिचित करा देता हूँ। जो मुख्य मुद्दा दिया हुआ है वो तो मैंने आपको बता दिया। अध्याय 1 में प्रस्तावना, कुल 14 अध्याय है सर इसमें। अध्याय 2 में धारा 8 पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से अध्याय 3 में वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिस कौन होते हैं उनके बारे में सर जानकारी दी गई है। अध्याय 4 में गोत्रज की परिभाषा और उदाहरण इसमें दिए गए हैं। अध्याय 5 में बताया गया बंधु कॉग्नेट्स की परिभाषा और उदाहरण। और अध्याय नंबर 6 में एकोदर रक्त यूट्रिन संबंधों का क्या अर्थ है वो इसमें बताया गया ई बुक के अंदर, पीडीएफ में। अध्याय 7 में धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति का उत्तराधिकार का क्रम क्या होगा ये बताया गया है सर। और अध्याय 10 है, उसमें मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन है, ये महत्वपूर्ण है सर ये जानना, निर्वसित मरने वाले की दशा में। ये अध्याय 10 में आ गया सर। अध्याय 11 में आ गया आपका हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा। इसमें सभी 10, 11, 12, 14, 15, 16 सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है। और 12 में समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक कुछ निर्णय है सर जो मैंने शामिल करने की कोशिश की है, जिसमें एक सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। इसमें पुत्री को भी पुत्री के समान अधिकार इसमें दे दिया गया। इसीलिए धारा 10 के तहत
सभी बराबर बराबर हिस्से के अधिकारी होंगे। ये जो अमेंडमेंट हुआ है सर, ये जो 2005 में हुआ है सर ये अमेंडमेंट, तो उसके आधार पर जो है कि संशोधन 2005 से पहले जन्मी पुत्री भी समान की अधिकारी है, तो इसके तहत प्रत्येक महिला भी वो पुरुष के समान अधिकारी मानी गई है, उसको भी सहभागी माना गया उसमें। इस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। अध्याय 13 में मुस्लिम एवं अन्य समुदाय के उत्तराधिकारियों के नियम सर मैंने इसमें लिखे हैं। और अध्याय 14 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष के बारे में बताया है। और अध्याय 15 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष है। उसके बाद शुरुआत मुख्य मुद्दे से, जो मैं आपको करके पूरी जानकारी दे चुका हूं। उसके बाद सर फिर ये पूरी ई बुक है, ये आप देख रहे हैं, और अंत में फिर समापन भी है और डिस्क्लेमर सर मैं आपको बता चुका हूँ। ये तकरीबन 183 पन्नों की ई बुक है, पीडीएफ है। और इसको जब मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ पन्ने इसमें कम हो जाते हैं, 183 से हो सकता है 150 या 160 इसमें पन्ने हो। ये वर्ड फाइल में से मैं आपको बता रहा था। तो इस प्रकार से सर मैंने आज के इस वीडियो में, जो हमारा वीडियो का मुख्य टॉपिक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 क्या है, कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है तब उसकी संपत्ति सबसे पहले वर्ग एक की लिस्ट में दिए गए वारिसों को प्राप्त होगी। यदि वर्ग एक की लिस्ट में दिए गए वारिस नहीं है तब वर्ग दो की लिस्ट में दिए गए वारिसों को प्राप्त होगी। यदि वर्ग दो की लिस्ट में दिए गए वारिस भी नहीं है तो गोत्रजों को प्राप्त होगी। यदि कोई गोत्रज भी नहीं है तो बंधु को भी प्राप्त होगी। अब सवाल यह उठता है कि अनुसूची एक क्या है, अनुसूची दो क्या है। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको पूर्णतः समझा चुका हूं। गोत्रज क्या है, बंधु क्या है, उसकी भी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। अनुसूची एक को क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल कहा जाता है और अनुसूची दो को क्लास सेकंड ऑफ द शेड्यूल कहा जाता है। और ये जो बुक आप देख रहे हैं सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, इसके अंत में लिस्ट भी दी गई है। यदि आपको यहाँ नहीं मिलती है तो ये मेरे पीडीएफ में भी मैंने टाइप कर दी है, यही की यही टाइप की है सर मैंने इसमें, और इसे मिलान करके भी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। अब ये सर जो मैंने अभी कुछ 10 दिन के अंदर, ये जो अभी हमारा उत्तराधिकार का ही टॉपिक चल रहा है सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का, तो इससे रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं और उन सभी वीडियो की ई बुक भी लिखकर उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा उनकी लिंक दे दी गई है। हम 1956 से ही रिलेटेड कुछ जो वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड किए हैं 10 दिन के अंदर, उन वीडियो का टाइटल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बताने का मेरा मकसद ये है कि ये जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसी के साथ आपको ये जानकारी हो जाए कि वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई व्यूअर्स वो वीडियो नहीं देख पाते हैं और कमेंट्स करके उसी के संबंध में मुझसे जानकारी मांगते हैं। इसीलिए मैं टाइटल पढ़ के आपको बता रहा हूँ। यदि आपका भी क्वेश्चन इन्हीं टाइटल से संबंधित है तो वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। उनका ई बुक पीडीएफ भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दिया गया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। नंबर एक है, नाबालिग को जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या संरक्षक पर। मतलब नाबालिग की जमीन अगर बेच दी गई है तो जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या उस खरीदने वाले पर। पूरी डिटेल में वीडियो बनाया है सर मैंने, और इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला भी है कि शिवप्पा विरुद्ध के नीलम्मा 2025 का सर्वोच्च न्यायालय का। और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी पूरी डिटेल के साथ मैंने दी है। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 क्या कहती है। तीसरा है, क्लास सेकंड वारिस कौन होते हैं, अगर क्लास फर्स्ट के वारिस ना हो तो संपत्ति किसको मिलेगी। चौथा वीडियो है, क्लास फर्स्ट के वारिसों में संपत्ति कैसे बढ़ती है। पांचवा वीडियो है सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है। छठा वीडियो है, मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होता है। सातवां वीडियो है, नाबालिग की मृत्यु पर संपत्ति किसकी होती है। आठवां वीडियो है, पिता ने नाबालिग बेटे के नाम जमीन खरीदी, मालिक कौन होगा। नवा वीडियो है, गिफ्ट डीड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है। और 10वां वीडियो है सर, दानकर्ता ने कब्जा और मुनाफा दोनों रखे, क्या दान वैध है। ये 10 वीडियो हो गए सर। मतलब कभी कभी ऐसा भी दान होता है कि दान करने वाला पूरी संपत्ति का कब्जा अपने पास रख लेता है और उससे पैदा होने वाले मुनाफे भी अपने पास रख लेता है और तो भी दान कर देता है। तो इसे दान को भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि अनुसार वैलिड माना गया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के साथ पूरी डिटेल के साथ मैंने मेरे वीडियो में जानकारी दी है। ये सभी वीडियो इसी से संबंधित हैं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं,
और इसके अलावा भी और काफ़ी वीडियो हैं जो इसी टॉपिक से संबंधित है, जो मैंने पहले भी मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। और कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है सर कि नाबालिग की ज़मीन पिता के द्वारा खरीदी गई, तो उसका मालिक तो सर नाबालिग ही होता है, मैं आपको बता दूं। वीडियो में भी मैंने स्पेशल जानकारी दी है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ ही। हमारे एक व्यूअर्स का भी ये सवाल था, उनका यही पेचीदा सवाल था। मैं उस सवाल पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि वो जब 6 साल की उम्र में थे और उनका भाई 11 साल की उम्र में था, तब पिता के द्वारा संपत्ति खरीदी गई और नाबालिगों का संरक्षक माता को बनाया गया। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में संपत्ति खरीद ली गई। अब जब पुत्र बालिग हुआ, जो सेकंड पुत्र जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, वो जब बालिग हुआ और पहला जो पुत्र था वो तो नाबालिग ही था, तब मां ने वो संपूर्ण संपत्ति विक्रय कर दी। अब ये जो फर्स्ट पुत्र था नाबालिग, उसकी नाबालिग अवस्था में विक्रय की गई थी और बिना न्यायालय की अनुमति के नाबालिग की संपत्ति बेची नहीं जा सकती। हिंदू जो माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 8 की धारा 2 की उपधारा 1 में स्पष्ट बताया गया है कि यदि न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है और उसके बगैर कोई भी गार्जियन उसकी संपत्ति नहीं बेच सकता है। यदि बेच दी तो वो शून्य करनी होगी, वो मतलब वो जैसी बालिग होगा तो उसको निरस्त भी करवा सकता है अदालत में दावा मुकदमा लगाकर। तो ये स्थिति में जब माँ ने बेच दी और वो जो नाबालिग पुत्र थे वो जब बालिग हुए, उनको इसका पता भी न चला और आवश्यक कार्य से वो विदेश चले गए, और जब वापस आए तो उनको ये पता लगा। अब वो क्या करें? सवाल उठता है लिमिटेशन एक्ट 1963 की अनुच्छेद 14 का भी, सॉरी 60 का, जिसमें 3 साल की टाइम लिमिट प्राप्त की दी गई है कि 3 साल के अंदर बालिग होने के 3 साल के अंदर उसको चुनौती देना होगी। तो उसके हिसाब से लिमिटेशन भी उनकी निकल गई। तो उसमें ये होता है सर कई बार कि यदि लिमिटेशन निकल गई या लिमिटेशन नहीं निकली, तो इसमें जब से आपको जानकारी हुई तब से बात कारण उत्पन्न हुआ माना जाएगा। जैसे ही आपको जानकारी हुई कि आपकी नाबालिग अवस्था में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी वो आपकी जानकारी के बगैर बेच दी गई, तो जैसे ही आपको जानकारी हुई तो उससे भी 3 वर्ष के अंदर ही सर लिमिटेशन प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए धारा 5 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का भी आवेदन आपको साथ में लगाना होगा। और जो विलंब है कभी आपका हुआ है तो वो कारण दर्शाकर न्यायालय से माफी का भी आप उसमें निवेदन कर सकते हैं, और न्यायालय के द्वारा यदि स्वीकार कर लिया गया तो वो आपका दावा टेनेबल होगा, चलने योग्य होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2025 में तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक और नई राह खोल दी। जो फैसला है 2025 का केस शिवप्पा विरुद्ध निलम्मा, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है कि नाबालिग जब बालिग हो जाता है तो वो अपने कंडक्ट कार्य आचरण के द्वारा भी उसको निरस्त कर सकता है, कि जैसे वो उठाकर किसी और को बेच दे बगैर अदालत में दावा लगाए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस फैसले में बताया गया है। इस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, और उसकी भी ई बुक पीडीएफ उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बड़ी आसानी हो गई सर, अब उसको ना मुकदमा लगाना पड़ेगा और ना दावे मुकदमे लड़ना हो गया। अगर सर्वोच्च न्यायालय को हम देखते हैं तो उसके सामने ऑप्शन ये भी मौजूद है दावा लगाने का भी। ऐसा नहीं है कि वो दावा नहीं लगा सकता है वो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन भी इसमें दी है। वो फैसले को आप देख सकते हैं और पूरी फैसले की एक्सप्लेनेशन भी मेरे द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से सर आज की वीडियो में मैंने जो हमारा आज का टॉपिक है इस पे मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अभी हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को लेकर चल रहे हैं सर। अभी मैं इसके एक एक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा, छोटे से छोटे मुद्दे पर, बड़े से बड़े मुद्दे पर। यदि आपको आवश्यकता महसूस हुई कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बंटवारा उत्तराधिकार किस प्रकार से होगा, तो मेरे चैनल पर आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाए, आपको कहीं परेशान ना होना पड़े। उसके बाद इस मुद्दे को छोड़कर मैं दूसरा मुद्दा पकड़ूंगा। दूसरा मुद्दा सर मैंने मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो बंटवारा है, मेरे कई व्यूवर्स के सवाल के कमेंट्स में देखता रहता हूँ। पहला ही मैं ये टॉपिक पूरा कर लूँ सर, उसके बाद उस टॉपिक को लूंगा। तो उसमें भी सबको किस प्रकार से उत्तराधिकार बंटवारा होगा उस पर भी मैं जो है कि हर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। वैसे तो मैं बना चुका हूँ काफी टॉपिक पर, लेकिन जो टॉपिक रह गए हैं मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।